गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम जो है आपके बीएड सेकेंड ईयर के अंतर्गत हिंदी शिक्षण का पाठ्यक्रम लिख रहे थे, जिसमें हमने 2 यूनिट का पाठ्यक्रम मैंने लिखा दिया था। आपके 3 यूनिट हैं। मैंने आपको कल भी बताया था कि बीएड सेकेंड ईयर में ऐच्छिक विषय के अंतर्गत जो है 3 यूनिट जो है आपके सब्जेक्ट के अंदर है, और 3 में से हमने 2 कल यूनिट में क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में आपको सिलेबस मैंने लिखा दिया। आज यूनिट थर्ड या इकाई 3 का सिलेबस हम जो है लिखेंगे। यूनिट थर्ड जो है इसके अंतर्गत जो है आपका फर्स्ट जो यूनिट है वो है सब यूनिट जो है इसका हिंदी भाषा शिक्षा। हिंदी भाषा शिक्षा। हिंदी भाषा का जो शिक्षक है उसके बारे में इसमें अध्ययन करेंगे कि एक शिक्षक जो है वो भी भाषा का, उसके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या क्या उसकी विशेषताएं होनी चाहिए, उसके वैयक्तिक और व्यावसायिक जो गुण हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। कैसे उनके गुणों को हम और अधिक विकसित कर सकते हैं। इसके अंतर्गत एक शिक्षक जो है अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए या अपने सब्जेक्ट के विकास के लिए क्या क्या क्रियाएं कर सकता है उसका इसके अंदर अध्ययन करेंगे। इसमें है पहला है हिंदी भाषा शिक्षक। इसमें आएगा अध्यापक के गुण, कि एक अध्यापक के क्या क्या गुण होते हैं। ठीक है, एक अध्यापक जो शिक्षा प्रदान करने का कार्य कर रहा है, जिसके ऊपर भावी छात्रों का जो निर्माण करने का कार्य, बहुत महत्वपूर्ण कार्य जो उसके ऊपर है, उस कार्य को करने के लिए एक अध्यापक के अंदर कौन कौन से गुणों का होना अनिवार्य है। तो हिंदी अध्यापक के गुण, विशेषताएं, गुण विशेषताएं। ठीक है, इसके अंदर पहला है, जो पहला हम जो पढ़ेंगे कि अध्यापक का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसके क्या गुण है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, ये इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। दूसरा है अध्यापक भाषा शिक्षक भाषा शिक्षक के व्यावसायिक एवं नैतिक उत्तरदायित्व, कि एक भाषा के शिक्षक के अपने व्यवसाय से संबंधित कौन कौन से दायित्व हैं और उसके नैतिक दायित्व से मतलब है बालक के सामने आदर्श प्रस्तुत करना, क्योंकि बालक शिक्षक के कार्यों का अनुकरण करता है। तो नैतिक गुण जो दया है, क्षमा है, सम्मान करना है, एक छोटे बड़े से बोलने का तरीका है,
ईमानदारी है, सत्य है, ये नैतिक गुण होते हैं जो बालक के अंदर होने, एक मनुष्य में होने बहुत अनिवार्य है। उन गुणों को विकसित करने के लिए एक शिक्षक का क्या क्या उत्तरदायित्व होता है, वो किस प्रकार से एक शिक्षक होते हुए बालक के अंदर इन गुणों का विकास कर सकता है, क्योंकि इन गुणों के माध्यम से ही बालक जो है राष्ट्र का, देश का जो है सुनागरिक बन सकता है। क्योंकि अच्छे नागरिक बनने के लिए नैतिक गुणों का होना बहुत अनिवार्य है, या हम यह कह सकते हैं कि समाज और परिवार में रहने के लिए हमको नैतिक गुणों का पालन करना बहुत अनिवार्य होता है। इन सब के बारे में चर्चा जो है हम इसमें करेंगे। अगला है शिक्षक की नैतिकता का स्तर। नैतिक स्तर से मतलब मैंने आपको बताया कि उसका खुद का आचरण, जैसा शिक्षक का आचरण होगा वैसा ही बालक उसका अनुसरण करने का प्रयास करेगा। इसलिए एक शिक्षक होने के नाते उसको आदर्श रूप में अपने व्यक्तित्व का निर्माण करते हुए बालक के सामने आदर्श प्रस्तुत करने चाहिए, ताकि बालक भी उन्हीं गुणों को, उन सद्गुणों को अपने जीवन में, अपने व्यवहार में अपनाने का प्रयास करे। नेक्स्ट है, इसके बाद है हिंदी शिक्षक। दूसरा है हिंदी शिक्षक के शैक्षिक उन्नयन के उपागम। एक शिक्षक की शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ाने के कौन कौन से साधन हैं, जिसके माध्यम से वह इन सर्विस नौकरी करते हुए अपने व्यवसायिक गुणों को समय, परिस्थिति, मांग के अनुसार बढ़ाता चले जाए। क्यों? क्योंकि जब तक हम अपने व्यवसाय से संबंधित ज्ञान को जानते नहीं हैं या ज्ञान को अपडेट नहीं करते हैं, तब तक हमारी जो एक गुणवत्ता है, क्वालिटी है, वो सामने नहीं आती। समय, परिस्थिति, काल के अनुसार हर कार्य बदलता रहता है, हर चीज में परिवर्तन होता रहता है। वैसे ही एक शिक्षक के जो गुण हैं या शिक्षक के व्यवसायिक गुण, जो शिक्षा अध्ययन करने कराने का कार्य उसके ऊपर है, उस कार्य को अधिक से अधिक बढ़ाने के लिए या उसको अधिक से अधिक सफल बनाने के लिए जो शैक्षिक उन्नयन के उपाय, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, शैक्षिक मतलब शैक्षणिक, उन्नयन मतलब उसको बढ़ाना, के उपागम मतलब साधन। तो शिक्षक की शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, शिक्षक की व्यावसायिक गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए कौन कौन से उपागम हैं, जिसके माध्यम से वह अपनी गुणवत्ता, अपनी व्यावसायिक गुणवत्ता को बढ़ा सकता है। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है क्या क्या आएगा वो हम इसमें पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत जो है पहला आएगा सेवाकालीन प्रशिक्षण
प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत भी इसके बहुत सारे हैं। इसमें पहला है सेवाकालीन प्रशिक्षण सेवाकालीन प्रशिक्षण। फिर है दूसरा है सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्देश्य, लक्ष्य आदि। ठीक है, ये सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम के सब यूनिट में आएगा। फिर है इसके बाद है लक्ष्य उद्देश्य के बाद सेवाकालीन प्रशिक्षण। तीसरा है इसी में सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम की प्रणाली और उपलब्धि। सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम जो इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम हैं, उन प्रोग्राम को जब शिक्षक समय समय पर प्रशिक्षण उनका लेता है तो उनकी क्या कार्य प्रणाली रहती है, किस तरीके से उसको नियोजित किया जाता है। क्योंकि जब से इन सर्विस प्रोग्राम होते हैं, उस प्रोग्राम्स के अंतर्गत हम विद्यालय के समस्त अध्यापकों को प्रशिक्षण के लिए नहीं भेज सकते। इसके लिए समय समय पर हर विषय के जो टीचर हैं उनको समय समय पर प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है। और जो टीचर होते हैं वो आकर जो ज्ञान प्राप्त करके आते हैं या नवीन जो ज्ञान प्राप्त करके आते हैं, उस ज्ञान को विद्यालय के अन्य शिक्षकों को उससे अवगत कराते हैं, उन जानकारियों के बारे में बताते हैं और उनको कैसे हम शिक्षण में काम में लेंगे, इस सब की जानकारी को कराते हैं। तो उसकी कार्य प्रणाली क्या रहती है और उससे क्या उपलब्धि होती है, उसके बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद है सेवारत अध्यापक शिक्षा। चौथा है इसी में सेवारत अध्यापक शिक्षा की संस्थाएं कि जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वह कौन सी संस्थाएं जो है ट्रेनिंग का प्रोग्राम आयोजित कर रही हैं, उन संस्थाओं के बारे में इसमें हम अध्ययन करेंगे। क्योंकि ट्रेनिंग देने का कार्य हर कोई नहीं कर सकता। जो प्रशिक्षण संस्थान होते हैं जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए गए हैं, उन संस्थानों का एक दायित्व होता है कि शिक्षा के संबंध में जो भी नवाचार हो रहा है, विषयवार जो नवाचार हो रहा है, उस नवाचार से समस्त शिक्षकों को अवगत कराना। तो उन संस्थाओं के द्वारा समय समय पर प्रशिक्षण का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है और शिक्षक उसमें भाग लेके अपने ज्ञान को अपडेट रखते हैं। इसके बाद है सेवारत अध्यापक शिक्षा। पांचवा है
सेवारत अध्यापक शिक्षा के विकास के लिए सुझाव कि जो प्रशिक्षण दे रही है उन संस्थाओं का भी एक सुझाव की आवश्यकता होती है। हर आदमी अपने आप में निपुण नहीं होता, हर वस्तु अपने आप में निपुण नहीं होती। कार्य करने वाले जो है व्यक्ति ही है, उनके कार्यों में कमी भी हो सकती है। जो प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद में एक सुझाव पंजिका वहाँ होती है। उस सुझाव पंजिका में प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षणार्थी अध्यापक उसके बारे में सुझाव भी देते हैं और उन सुझाव में यदि जो अच्छा लगता है तो उसको अपनाने का प्रयास किया जाता है। तो उसके अंदर जो है सुझाव प्रोग्राम भी रखा जाता है। तो कौन कौन से उसमें सुझाव दिए जा रहे हैं ये इसके अंतर्गत आएगा, क्योंकि बिना सुझाव के कि जो है किसी भी कार्य में परिवर्तन नहीं होता। जब तक हम उसमें हर चीज में परिवर्तन समय परिस्थिति के अनुसार होता है, तो जो प्रशिक्षण संस्थान है उनमें भी उनके कार्य योजना में हो सकता है सुधार की आवश्यकता हो, उसमें क्या कमी है वो सब जो सुझाव पंजिका में प्रशिक्षणार्थी लिखकर आते हैं और उसमें उसको सुझाव को मानकर परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं। इसके बाद है संगोष्ठी। अगला है शैक्षिक उन्नयन के प्रोग्राम में ही अगला जो आपका आता है इसमें शैक्षिक उन्नयन के प्रोग्राम में पहला है सेवाकालीन प्रशिक्षण। तो सेवाकालीन प्रशिक्षण में हम क्या क्या अध्ययन करेंगे उसके बारे में मैंने आपको बताया। इसके बाद में दूसरा प्रोग्राम है शैक्षिक उन्नयन के उपागम में पहला है संगोष्ठी, दूसरा है संगोष्ठी व कार्यशाला। एक ही है वैसे, संगोष्ठी व कार्यशाला। दूसरा है महाविद्यालय में परिचर्चा, विद्वानों द्वारा विषय पर परिचर्चा का आयोजन करना, जिससे वह अपने विषय से हर विषय के विद्वानों को समय समय पर विद्यालय में बुलाकर उनके विचारों से अवगत कराना या उनके ज्ञान का लाभ प्राप्त करने पर चर्चा का आयोजन करना, जिससे हमारा जो ज्ञान है उस ज्ञान में बढ़ोतरी होगी। बालक भी अपनी जिज्ञासा को शांत करेगा, उससे संबंधित जो प्रश्न उसके मन में उत्पन्न होते हैं उन प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास करेगा। इसके बाद है नेक्स्ट है पुस्तकालय, मतलब शैक्षिक उन्नयन के अंतर्गत पुस्तकालय का क्या महत्व है। लाइब्रेरी एक विद्यालय और महाविद्यालय का हार्ट माना जाता है, हृदय माना जाता है। क्यों? विद्या अर्जन करने का प्रमुख स्थान जो है पुस्तकालय को माना जाता है, जहाँ पर विभिन्न पुस्तकों को पढ़कर विद्यार्थी अपने आप को ज्ञानवान बनाता है, अपने ज्ञान को बढ़ाता है। तो
तो एक विद्यालय के अंदर उस जो है लाइब्रेरी शैक्षिक उन्नयन में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, इसके बाद है पुस्तकालय। और पुस्तकालय के अंदर में जो है पुस्तकालय के बारे में सारी आएगी, पुस्तकालय कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या होना चाहिए, उसके क्या अर्थ है, वो सारा उसके अंदर अध्ययन किया जाएगा। अब है विभिन्न पत्र पत्रिकाएं, क्योंकि इसमें लाइब्रेरी में विभिन्न प्रकार की पत्र पत्रिकाएं जो है रखी जाती है। अब वो पत्र पत्रिकाएं कैसी होनी चाहिए, किस तरीके की होनी चाहिए, ताकि बालक उसको पढ़कर अपने ज्ञान में, क्योंकि मनोरंजन वाली भी होंगी, बालक के मानसिक स्तर और रुचि के अनुसार भी पत्र पत्रिकाएं रखी जाती हैं, साहित्यिक पत्र पत्रिकाएं भी रखी जाती हैं, जिससे जो नई नई साहित्य से संबंधित जानकारी है साहित्य के विद्यार्थियों को वो जानकारी मिलती चली जाती है। तो जो पत्र पत्रिकाएं हैं वो भी कैसी होनी चाहिए, जो लाइब्रेरी में रखने के काम में आती हैं। यदि फिल्मी होंगी या अन्य कोई तरीके की होंगी तो उसको रखने का उद्देश्य से बालक का मनोरंजन हो सकता है, बालक उससे अपने ज्ञान में वृद्धि नहीं कर सकता या ज्ञान में बढ़ोतरी नहीं कर सकता। इसके बाद है समाचार पत्र कि शैक्षिक उन्नयन के उपागम में समाचार पत्र जो है उसकी क्या भूमिका है, क्योंकि लाइब्रेरी में पत्र पत्रिकाएं भी रखी जाती हैं, समाचार पत्र भी रखे जाते हैं, ताकि बालक जो है अध्ययन करके देश विदेश की खबरों से अवगत हो सके, क्योंकि यह अनिवार्य नहीं है कि हर बालक के घर में न्यूज़पेपर आता हो और बालक उसको पढ़ता हो। तो जो विद्यालय महाविद्यालय की लाइब्रेरी जो हार्ड है, जहाँ पर बालक अपने अतिरिक्त समय को, जो पुस्तकालय का समय है, वहाँ पर जाकर अध्ययन अध्यापन कार्य करता है, तो वो न्यूज़पेपर पढ़कर देश विदेश की खबरों से अवगत हो जाएगा। तो समाचार पत्र जो है उसमें क्या भूमिका निभाते हैं, इसके बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। इसके बाद है शिक्षण, इसके बाद है शब्दकोश। ये सब लाइब्रेरी में रखे जाते हैं, तो शब्दकोश का क्या महत्व है, कैसा होना चाहिए, ये सब इसके अंतर्गत आएगा। इसके बाद है ऑनलाइन वैचारिक आदान प्रदान वर्तमान समय में आज हम ऑनलाइन पद्धति से सारा कार्य करने पर बल दे रहे हैं। इसका प्रमुख कारण आपको वैश्विक महामारी के कारण से जो आपकी शिक्षा की क्षति हो रही है, उस क्षति ना होकर हर कार्य जो है ऑनलाइन कराया जा रहा है, जिससे हम संक्रमण से भी बच सकते हैं, अपना समय भी उपयोग हो जाएगा और आपका शिक्षण कार्य भी प्रभावित नहीं होगा। इसीलिए सरकार ने जो है ऑनलाइन पद्धति को विशेष महत्व दिया है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो है आज डिजिटल भारत का जो स्वप्न देख रहे हैं, उसमें ये ऑनलाइन शिक्षण भी महत्वपूर्ण स्थान रखा है। तो ऑनलाइन वैचारिक आदान प्रदान कैसे होता है, उसका क्या महत्व है, ये सब इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। इसके बाद है शिक्षण अधिगम। ऑनलाइन के अंतर्गत जो है क्या क्या आता है, ऑनलाइन के अंतर्गत जो है हम क्या क्या करते हैं, ईमेल करते हैं, मेल, ईमेल और मैसेज, शिक्षण, वो सारा उसके अंदर ऑनलाइन में ही आएगा। तो वो कैसे किया जाता है, उसका क्या महत्व है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ऑनलाइन जो पद्धति है उसके अंतर्गत पहला हम क्या पढ़ेंगे, अधिगम प्रक्रिया, अधिगम
इंटरनेट एवं ईमेल का उपयोग और इसके बाद है नवाचार की विधियां ठीक है, और ऑनलाइन वार्ता जो संदेहों को स्पष्ट करती है कि ऑनलाइन वार्ता के माध्यम से कैसे हम अपने संदेह जो है, डाउट है, उसको क्लियर कर सकते हैं। ये आपका जो है 3rd यूनिट है, जिसके अंतर्गत हम ये पूरा अध्ययन करेंगे। इसके बाद जो है कल से हम अपना आगे का सिलेबस चालू करेंगे। साथ ही घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने आप को कोरोना से पूर्णतः बचाने का प्रयास कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कीजिए, खांसते और छींकते समय जो है रुमाल या टिश्यू पेपर का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें और कम से कम 6 फीट की दूरी रख के जो है आपस में विचार विमर्श